अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपका टीडीएस ना काटे या आपका टैक्स ना काटे, तो आज ही जाकर आप ये काम जरूर करें। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंक के पास फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, और अगर आप कहीं गलत फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो कितनी पेनल्टी भी आपको लग सकती है, और कहीं पर आपको जेल का प्रावधान भी रखा गया है। तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आपको सही सलाह देना ही हमारा कर्तव्य है। यहां पर बात करते हैं टीडीएस कहां कहां आपका कटता है और कहां कहां पर आप अपना फॉर्म दे सकते हैं जिससे आपका टीडीएस ना कटे और आपको फायदा पहुंचे। सबसे पहले, अगर आप प्री मिच्योर विड्रॉ करते हैं ईपीएफ के द्वारा, और आपकी ये सब इनकम जो है 50,000 से ज्यादा है, तब अगर आप फॉर्म देंगे। अगर हम पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे डिफरेंट जहां जहां से आपको पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं, देखो अब तक हम देते थे टीडीएस बचाने के लिए बैंक में फॉर्म 15 H टीडीएस को बचाने के लिए देते थे, पर उसको अब नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर रिप्लेस करके फॉर्म 121 दे कर दिया गया है। अब क्वेश्चन आएगा, फॉर्म 121 तो मुझे समझ आ गया, क्या मुझे हर बैंक में जाके देना है अगर मेरे मल्टीपल अकाउंट है अलग अलग बैंक में? तो बिल्कुल हाँ, आपको हर बैंक, हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके ये फॉर्म देना होगा, ताकि उनको पैन नंबर के अंगेस्ट पता लगे कि इस पैन नंबर के अंगेस्ट हमें टीडीएस नहीं काटना है। किस टाइम पे आपको ये फॉर्म देना है? अगर आपकी साल की टैक्सेबल इनकम नील है या जीरो है, अगर आपको लगता है कि पूरे साल भर में मेरी टैक्सेबल इनकम जीरो होगी या टैक्सेबल स्लैब्स के बाहर ही रहूंगा, तो ही आप इस फॉर्म 121 को देंगे, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई आज तो मुझे लगता है इस मंथ में कि मेरी इनकम कम होगी और बाद में कोई बड़ी इनकम आ जाती है, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, या मैं कैसे बैंक को नोटिफाई करूं कि मेरा टीडीएस कट जाए, या आप पेनल्टी से कैसे बचेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, पहले स्क्रीन पे जैसे आपके सामने आ चुका है, और थोड़ा सा इसको हम पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वहां से अगर आपका 10,000 से ज्यादा का ब्याज आता है, 10,000 तक तो वो टीडीएस वैसे ही नहीं काटते हैं, और पार्शियल विड्रॉ अगर आप ईपीएफ से करते हैं 50,000 तक, तो भी आपका टीडीएस नहीं कटता है। इससे ऊपर होता है तो आपका टीडीएस वो काट लेते हैं, उसको बचाने के लिए आपको फॉर्म 121 देना है। डिविडेंड इनकम, अगर आप शेयर शेयर में निवेश करते हैं और आपका डिविडेंड 10,000 से ज्यादा है, तब भी आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आप फॉर्म 121 दें। इंटरेस्ट, बैंक से एफडी हो या आरडी हो, वहां से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो 50,000 की लिमिट रखी गई है, और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वो लिमिट आपकी 1 लाख रुपए रखी गई है। मतलब सीनियर सिटीजन के लिए अगर ब्याज 1 लाख से ज्यादा किसी बैंक का आता है, तो आपको 121 फॉर्म देना है आपका टीडीएस बचाने के लिए, नहीं तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा। और वहीं बिलो 60 ईयर्स के लिए 50,000 की लिमिट है। नेशनल सेविंग स्कीम में अगर विड्रॉ करते हैं तो 2500 की लिमिट रखी गई है। वहीं इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिलता है तो 20,000 की लिमिट रखी गई है। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस से पैसा आ रहा है तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपए रखी गई है। वहीं अगर आप अपना कुछ लैंड, बिल्डिंग या कुछ मशीनरी आप रेंट पे देते हैं, तो उसकी लिमिट रखी गई है 50,000 रुपए और साल की 6 लाख रुपए। इससे ज्यादा अगर आपका रेंट आता है तो उस केस में भी टीडीएस काटना अनिवार्य हो जाता है। जो भी आपका टेनेंट है उससे बचने के लिए भी वहां पर आप उनके पास 121 फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप फॉर्म 121 सबमिट नहीं करते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम नील है, तो आपको नुकसान क्या होगा? देखो काफी लोग तो कहते हैं यार मैं नहीं भरता, मेरा टीडीएस कटता है तो कटता रहे। उस केस में नुकसान ये होगा आपको, आपका टीडीएस कट जाएगा। हर क्वार्टरली कटता है या मंथली कटता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी पे आउट कैसे है, किस समय आपको ब्याज या आपका रेंट या बाकी चीजें आपको मिलती हैं। उससे नुकसान यह है कि वो पैसा आपका फर्दर ब्याज नहीं ले पाएगा, और आपको पूरा 1 से 1.5 साल वेट करना होगा उस जो टीडीएस कटा है उसका रिफंड लेने के लिए, क्योंकि 31 जुलाई के आसपास आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स प्रोसेस करेगा, और फिर आपका टीडीएस जो कटा है वो वापस आएगा। और इस बीच में जो ब्याज आपका, और ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगना था, कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलना था, वो आपका चला जाएगा। इसीलिए अगर आप श्योर हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम है, तो उस केस में आप फॉर्म 121 जरूर भरें। क्या एनआरआई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। एनआरआई का अगर कोई एफडी है, वो सीनियर सिटीजन हो या बिलो 60 ईयर्स हो, उनका टीडीएस बैंक काटेगा, और उनको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप एनआरआई हैं। दूसरा, अगर आप गलत
डिक्लेरेशन दे देते हैं तो पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है। उस केस में इनकम टैक्स की तरफ से आपको फाइन लग सकता है। साथ में आपको अगर ये इंटरेस्ट या जो आपके पैसे हैं 25 लाख तक चले जाते हैं तो जेल का प्रावधान भी रखा गया है, जो कि 3 से 7 साल के बीच में आपकी जो है रखा गया है इम्प्रेजमेंट का। और बाकी इसको एक्सटेंड 7 साल तक किया जा सकता है कि आपने इंटेंशनली ऐसा किया है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने तो ये फॉर्म भर दिया, मेरी इनकम बाद में इंक्रीज हो गई, तो फिर पेनल्टी से बचने के लिए या ये इम्प्रिजमेंट से बचने के लिए आपको बैंक को नोटिफाई करना है कि अब मुझे लगता है कि मेरा जो टोटल इनकम है वो थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर सकती है, इसीलिए मैं वो जो 121 दिया था आप मेरा टीडीएस फिर से काट लें। तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा या आपका टेनेंट आपका टीडीएस काट लेगा, तो उस केस में आपके ऊपर कोई पेनल्टी, फाइन या जेल का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तो आपको जब भी जो चीजें ठीक लगती हैं, देखो हर अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है मानती है कि आप हर समय सही नहीं हो सकते, पर जब भी आपको लगे आपकी इंटेंशन मैटर करती है, तो यहां पर बड़ी सावधानी से चीजें करनी है, फॉर्म को अच्छे से भरना है, ध्यान से भरना है। और बाकी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, अपना टीडीएस जरूर बचाएं अगर आप एलिजिबल हैं, और फॉर्म 121 जल्द से जल्दी जरूर भरें। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ट्राई करेंगे आपको अच्छे से अच्छा रिप्लाई किया जाए। बाकी आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।